चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सॉल्यूशन। ये है फुल टेस्ट नंबर 2। ठीक है, फिजिक्स एक वाला पेपर जो है वो अगर हम लोग सही तरीके से करें तो ठीक ठाक नंबर पे जरूर पहुंचेंगे। चलो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायमेंशन। डायमेंशन में अगर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले ये छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं इसके डायमेंशन हमें याद कर लेने चाहिए। ठीक है, जैसे सी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एल टी माइनस वन। जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लीज इसको मेमोराइज कर लो या फिर एटलीस्ट निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए, है ना? तो वो जो निकालने का तरीका होगा वो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर के हेल्प से ये फटाक से एटलीस्ट तुम निकालने के लिए सीख जाओ। डन है। अगर ये दो में से कोई भी चीज पता नहीं रहेगा तो दिक्कत है। एच के लिए जो है हम लोग ई इक्वल्स टू एच न्यू वो जो फ्रीक्वेंसी वाला है वो वाले फॉर्मूले के हेल्प से ये एच का डायमेंशन। तो ये हम सबको पता रहना चाहिए। इसके बाद जो भी उसने ये इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन पे काम करो। लेफ्ट साइड पर मास है तो मास का डायमेंशन लिख दिया मैंने m1 l0 t0। राइट साइड में देखो c पे पावर p है तो c का डायमेंशन पावर p लिख दिया। g का डायमेंशन पावर माइनस हाफ कर दिया और h का डायमेंशन पे पावर हाफ कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो m वाला टर्म है, ये जो m वाला टर्म है, मैं एक सेकंड में कलर को मैं बदल देता हूँ। ठीक है, m वाला जो टर्म है ये माइनस हाफ है और ऊपर में भी माइनस हाफ है तो ये हो जाएगा प्लस हाफ, यहाँ पर देख लियो। और एक और जगह m है, यहाँ पर m पे पावर यहाँ पर हाफ आ जाएगा तो m पे पावर हाफ और हाफ मिलकर के कितना 1 जो लेफ्ट साइड से मैच कर जाता है। ठीक, अब L का डायमेंशन लेफ्ट में 0 है, अब राइट में काम करते हैं। तो L का डायमेंशन यहाँ से कितना हो जाएगा, L का डायमेंशन P, जो ये मिडिल वाला टर्म है L का डायमेंशन 3 और ये इधर है माइनस हाफ तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। और लास्ट वाला जो है L का यहाँ 2 है और वहाँ हाफ है तो 2/2। तो अब इस हिसाब से अगर देखें तो L का डायमेंशन हो जाएगा P माइनस 3/2 और प्लस 1 तो ये माइनस हाफ बन गया। ठीक है, सिमिलरली टी का भी डायमेंशन अगर हम लोग बात करें तो टी का डायमेंशन में यहाँ पे देखो ये टी का डायमेंशन हो गया माइनस पी। टी का डायमेंशन यहाँ पर भी देख लो माइनस 2 और माइनस हाफ का मल्टीप्लीकेशन तो वो हो जाएगा प्लस 1। और टी का डायमेंशन यहाँ पर भी देखो माइनस 1 और 1/2 से माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से टी का बन जाएगा माइनस पी प्लस 1/2। अब देखो लेफ्ट साइड में एल का भी डायमेंशन 0 है, टी का भी डायमेंशन 0 है। अब डायमेंशन को इक्वेट कर दो तो एल का डायमेंशन 0 इक्वल्स टू पी माइनस हाफ। तो यानी यहाँ से पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ। वो टी से भी तुम निकालोगे तो वही सेम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए बी। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। इसमें हमें मैच करने के लिए बोल रहा है एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ को। तो जो सबसे पहले सिंपल वाला है उसको मैच करो। ये डी वाला ग्राफ को देखो, डी वाला सबसे सिंपल लग रहा है। देखो एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। इसका कौन सा वाला वीटी ग्राफ हो सकता है, तो इसका स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप इज पॉजिटिव मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो डी का हो जाएगा 1। जो पहले सिंपल है उससे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमको ये सी वाले को देखते हैं। सी वाले को, सी में देखो यहाँ पर है ए वाले में पॉजिटिव वेलोसिटी और ये वाले में जो है सेकंड पोर्शन में नेगेटिव वेलोसिटी। तो सी का हो जाएगा सीधा सामने 3। डन है। अब मुझे बी वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, हम पहले ए वाले को मैच करेंगे। ए वाले में मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा है, कुछ पैराबोलिक टाइप का। तो अगर ये पैराबोलिक टाइप का है, हर जगह पर देखो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब होता है इसका स्पीड बढ़ना है। तो स्लोप इज पॉजिटिव तो पॉजिटिव में वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो ए का हो जाएगा 2। अब ए का हो गया 2। अब जो बाकी एक बच गया वो उसको हम लोग बी के साथ दे देंगे क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये कुछ पता नहीं बहुत ज्यादा श्योर शॉट वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है। एक जनरल टाइप का ग्राफ है जो कि डिक्रीजिंग है। मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये पैराबोलिक है, इसलिए बी को जो बच गया उसके साथ मैच कर देते हैं, वो है 4। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैच कर लो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 60 डिग्री पर उसको प्रोजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हेन प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहीं पर जब ऊपर में गया मान लो, जिस वक्त की वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर है, इट्स स्पीड बिकम्स 20। इस यहाँ पर इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं यू मान लूं तो हम सबको पता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो चेंज नहीं करता।
तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू है u cos 60, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू है 20 cos 45, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों जगह पर सेम होगा, सो u cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, यहाँ 20 cos 45 मतलब 20 इंटू 1/√2, सो u इज इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 20√2, 20√2 ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम, मतलब हो गया हाफ के जी, इज दिस। तो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ठीक है। यहां पर से अगर हमने इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3t² का हो जाएगा 6t जे कैप। एक्सेलरेशन आ गया, किस टाइम पर बात कर रहा है, 1 सेकेंड पर। तो एट 1 सेकेंड अगर मैं एक्सेलरेशन को लिखूं तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप। डन। अब वो कह रहा है एट 1 सेकेंड व्हाट फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू दिया हुआ है हाफ के जी, तो देखो फोर्स को हम लोग लिखेंगे आई कैप प्लस एक्स जे कैप इक्वल टू मास के जगह पर है हाफ इंटू 2i कैप प्लस 6j कैप। अब ये हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड में है आई कैप प्लस एक्स जे कैप इक्वल्स टू हाफ से मल्टीप्लाई करने पर आई कैप प्लस 3j कैप। इक्वेट करके मुझे बताओ कि x का वैल्यू कितना आ गया, आई तो खत्म ही हो गया, एक्स जे इक्वल्स टू 3j यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू 3 विल बी द आंसर। डन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है एटवुड मशीन से रिलेटेड। अब एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है पहले उसको हम लोग समझ लें। ये अगर मान लेते हैं ये नीचे आएगा तो ये जाएगा ऊपर, तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो m2 माइनस m1 जो भी मास बड़ा है उसमें से माइनस कर दो बाय m2 प्लस m1 इनटू क्या हो गया जी। आप इसको m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अगर मुझे मॉड लिखना हो तो यहाँ पे पूरे में मैं मॉड लगा दूंगा। डन। अब वो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वो कह रहा है व्हेन द मास m2 इज ट्वाइस ऑफ द m1 देन एक्सेलरेशन इज a1। अब मुझे a1 का वैल्यू लिखने दो, तो a1 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो जो वो कह रहा है m2 इज 2m1, तो m2 की जगह पर रख दूंगा मैं 2m1 माइनस m1 बाई 2m1 प्लस m1 इंटू जी। तो ऊपर में बच गया m1, नीचे हुआ 3m1, तो ये रेशियो बनेगा g/3। बात समझ में आया? ओके। दूसरा केस में आओ, व्हेन द मास m2 इज थ्राइस, थ्राइस अगर वो कह रहा है तब एक्सेलरेशन हो जाएगा a2। तो a2 की जगह पर अगेन तब यहाँ पर लिखेंगे हम 3m1, क्योंकि इस बार m2 की जगह 3m1 रखना है, माइनस m1 बाई 3m1 प्लस m1 इंटू जी। ये हो जाएगा 2m1 बाई 4m1, यानी ये हो जाएगा g/2। अब a1 मालूम है, a2 मालूम है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a1 बाय a2। a1 बाय a2 में g/3 डिवाइड बाय g/2, सो द आंसर इज 2/3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है हमसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन को कैसे निकालते हैं बताओ। अगर मुझे r निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। अब m1 दिया हुआ है 1, r1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है 3, r2 दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों से नहीं होगा। स्टिल m1 प्लस m2 वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस 3 यानी 4, फिर 1 इंटू r1 के जगह पे लिखूंगा मैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इंटू बोलो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अभी आई वाले को एक साथ कर लो और सॉल्व करो। यहाँ से तो आई ही रह गया, यहाँ से -9i बन गया, -9i प्लस आई यानी -8i, -8i/4 यानी आएगा -2i। -2i दो जगह पर है,
चलो मैं जे वाले को भी देख लेता हूँ। प्लस टू जे माइनस सिक्स जे, माइनस सिक्स जे प्लस टू जे यानी माइनस फोर जे बाई फोर माइनस जे, यानी ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएंगे खुद से, आंसर आएगा। डन, ये क्वेश्चन नंबर 6 का था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है, a thin circular ring of mass m and radius r is rotated about its axis with an speed omega. दो पार्टिकल है of mass m each are now attached at diametrically opposite points. समझो इसको, ये एक रिंग है। शुड आई रिमूव ऑल दिस? एक सेकेंड, मैं ये पूरा का पूरा हटा देता हूँ। वापस से हम लोग पेन ले लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये कह रहा है ये एक रिंग है, ये रिंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस रिंग पर जेंटली जो है यहाँ पर एक मास और यहाँ पर एक मास दोनों जगह पे रख दिया। हर एक का मास का वैल्यू है m। तो क्या इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा? ऑब्वियसली आंसर इज यस, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। इसका मास है m, तो इसका हो गया एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर यानी आई इंटू ओमेगा, एल इक्वल्स टू। फाइनली जब हम लोग लिखेंगे तो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर स्पीड हो जाता है ओमेगा डैश। तो अब फाइनली एल का वैल्यू जब लिखेंगे तो आई के जगह पर रिंग वाला आई तो हो गया एम आर स्क्वायर, प्लस ये जो छोटा छोटा मास अटैच किया है, एक मास का एम आर स्क्वायर दूसरे मास का भी एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एम आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा डैश। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू को इक्वेट कर दो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इक्वल है, अपने आप ओमेगा डैश निकल जाएगा। आई एम श्योर दिस आंसर शुड बी ये पहला वाला, इक्वेट देम, यू ऑल विल गेट द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास m is taken from earth surface to a height h equal to twice the radius of earth. The increase in potential energy. अब बताओ सरफेस पर अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो u एट सरफेस इक्वल टू हम लोग लिखेंगे माइनस जी एम एम बाई आर। करेक्ट हो? ओके। दूसरा u एट हाइट h, अगर u एट हाइट h अगर हमको लिखना है तो माइनस जी एम एम बाय यहाँ हो जाएगा r प्लस एच। अब उसने बोला h की जगह पे ट्वाइस द रेडियस, तो इसका मतलब हो गया माइनस जी एम एम बाय h की जगह टू आर रखोगे तो r प्लस टू आर यानी हो जाएगा थ्री आर। अब चेंज पूछ रहा है, तो चेंज जो है डेल्टा u अगर मुझे लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो माइनस जी एम एम बाई थ्री आर माइनस करेंगे माइनस जी एम एम बाई आर को। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी जी एम एम कॉमन आ गया, वन बाई माइनस वन बाई थ्री आर प्लस वन बाई आर। सॉल्व करने पर ये आ गया टू बाई थ्री आर, तो ये हो गया जी एम एम इंटू टू बाई थ्री आर। अब जी एम को जी आर स्क्वायर कर दो, वी ऑल नो दैट जी एम इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, जानते हैं ना हम लोग, बस इसको रख दो। तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री आर, पहले ये लिख दिया टू बाई थ्री आर इंटू जी एम के जगह पर जी आर स्क्वायर इंटू एम, एक आर हटा दो, तो टू बाई थ्री एम जी आर, सो दिस वन। Done. So question number 9 पे चलते हैं। During an adiabatic process, pressure of a gas is found to be proportional to cube of the temperature. P directly proportional to T cube. यानी हम लोग इसको कह सकते हैं P T रेस्ट पावर माइनस थ्री इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस में P इंटू टी रेस्ट पावर गामा बाई वन माइनस गामा इक्वल्स टू होता है कॉन्स्टेंट। तो मतलब ये माइनस थ्री को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग गामा बाई वन माइनस गामा से। सो गामा बाई वन माइनस गामा इक्वल टू माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे तो गामा निकल जाएगा। ठीक है, प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अगर पार्टिकल P है, रिवॉल्व कर रहा है, मुझे उसका प्रोजेक्शन देखना है एक्स एक्सिस पर। तो पार्टिकल P देखो टी टाइम पर जहां है, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लिया, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, तो एक्स पर जो हमें प्रोजेक्शन चाहिए
वो देखो ये है r, मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए ड्रॉ करता हूँ। ये है r, यहाँ पार्टिकल है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है और मुझे यही वाला वैल्यू चाहिए। ये वाला एंगल को चेक कर लो, तो नीचे वाला एंगल है 30। ध्यान से देखना तुम लोग, यहाँ पर रुको, मैं इस जगह पर थोड़ा सा फिर से दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये नीचे वाला एंगल तुम्हें दिख रहा है 30, ये t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, t तक यहाँ पर गया। सो ये वाला जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, तो ये थीटा को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा टी, है ना। तो टोटल एंगल जो ये वाला बना वो बन जाएगा एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी प्लस 30। तो ओमेगा टी प्लस 30 को हम लोग कहेंगे पाई/6। तो ये हो गया r, r का ये कंपोनेंट है x, तो x होता है r cos थीटा। तो बेसिकली r cos थीटा की जगह पर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई/6। जस्ट मैच कर लो। ओके, इस क्वेश्चन में एक होमवर्क भी है तुम्हारे लिए, इसका y कंपोनेंट को तुम लोग लिखो, ठीक है। प्लीज राइट y कंपोनेंट, उसको भी हम लोग एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो y कंपोनेंट भी तो एक SHM ही बनेगा, प्लीज राइट इट। मैं यहाँ पे आंसर भी बता देता हूँ, y हो जाएगा r sin थीटा, मतलब r sin ओमेगा टी प्लस पाई/6। ओके, बट तुम्हें खुद से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक SHM का। Okay, which of the following statement is true about this motion? Force is 0 at 3t/4। 3t/4 वाले पोजीशन को देखो, ये यहाँ पर है। 3t/4 पर ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका ये वाला एक्सिस है, ये टाइम है, ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, 3t/4 पर इधर पे है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, ना ऊपर है ना नीचे है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब हुआ मीन पोजीशन। सबके सब समझ में आ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब हुआ मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पर जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगा वहां एक्सेलरेशन भी तो यही होता है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो भी कितना हो गया 0। तो जहां एक्सेलरेशन 0 वहां फोर्स भी कितना हो जाएगा ma, यानी ये भी 0। तो पहला ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। दूसरा, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू टी। तो t टाइम पर देखो इसमें, तो t टाइम पर देखो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, यानी वो होता था ना, हम लोग क्या बोलते थे कि मीन पोजीशन, जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये इस तरीके से इसका ऑसिलेशन को चेक करते हैं, तो ये क्या है, ये है मीन पोजीशन, दिस इज मीन एंड दिस इज एक्सट्रीम, ये वाला भी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमेशा ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, तो t इक्वल्स टू टी पर वो एक्सट्रीम है, तो इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। स्पीड इज मैक्सिमम एट t/4। t/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। t/4 मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होता है, ये भी करेक्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट t/2। t/2 कहाँ पर है, ये वाला टाइम है। t/2 पर ये एक्सट्रीम पर है। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ABC, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने ये जो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसके क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे बच्चों में से देखा है आप लोगों में कि आप लोग दोबारा उसको नहीं देख रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को अभी भी जो छुट्टी मिलेगा, उसमें भी बिहू वाले छुट्टी में भी आप लोग सारे रिवीजन पेपर्स को एटलीस्ट एक बार लगाओ। ये मस्ट है। आप लोगों को कैसे किस लैंग्वेज में समझाऊं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही कि आप लोगों ने नहीं लगाया है। अगर लगाएंगे तो चीजें आसान लगेगा। Okay. In the diagram shown, time taken by a pulse to travel in string 1 to T1 T2, find T1 by T2। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग दो रिजिड सपोर्ट के बीच में है, तो इसलिए टेंशन वैल्यू तो सेम रहेगा। टेंशन वैल्यू जो 1 में है वही 2 में भी है। अब स्पीड जो होता है वो होता है लेंथ बाय टाइम, समझ में आता है। स्पीड होता है लेंथ बाय टाइम, हैंस हम लोग कह सकते हैं टाइम हो जाएगा लेंथ बाय स्पीड।
अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर टी बाई म्यू, वो टेंशन वाला। तो अब अगर हम लोग बात करें तो टी हो गया क्या, एल इंटू रूट अंडर म्यू बाई टी, ऐसा करके इक्वेशन बन गया, म्यू ऊपर चला गया। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सोचो, तो दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, तो टेंशन पे ये डिपेंड करेगा नहीं। लेंथ भी सेम है तो लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है रूट म्यू पर। अब T1 बाई T2 अगर वो पूछ रहा है तो सिंपल हो गया, रूट अंडर म्यू वन बाई म्यू टू, है ना। अब म्यू वन और म्यू टू का वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो म्यू वन में क्या दिया हुआ है। हम्म, म्यू वन, अच्छा म्यू वन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, सॉरी ये मिल नहीं रहा, तो म्यू वन का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू टू का वैल्यू दिया हुआ है। म्यू वन बाई म्यू टू अगर करेंगे तो यहाँ टू है, यहाँ फोर है, ये तो वन बाई रूट टू बन जाएगा, है ना, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चार्ज Q1 एट दिस ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट का मतलब हो गया ओरिजिन, यहाँ पर हो गया Q1। ओके, अनदर चार्ज Q2 जो कि 442 से, मान लेते हैं ये वाला पोजीशन है 442 से 221 से, मान लेते हैं ये वाला जो पोजीशन हो गया वो कहीं यहाँ है, ये 221 यहाँ पर लेकर के आया। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब वहां से यहाँ तक अगर लेकर के आए हैं एक चार्ज Q2 को, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है Q इंटू डेल्टा वी, सबको याद होगा। ये जो Q होता है ये मूविंग चार्ज होता है, तो मतलब Q2 है यहाँ पर मूविंग चार्ज। डेल्टा वी में हम लोग पहले इनिशियल, ये चार्ज जो मूव नहीं कर रहा है, जो फिक्स चार्ज है उसका लेना है। तो डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो के क्यू वन बाय आर ये वाला डिस्टेंस, यानी आर फाइनल माइनस के क्यू वन बाय आर इनिशियल। ओके, अब बात ये है भाई कि 442 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस को अगर निकालना है तो रूट अंडर फोर, ये यहाँ जीरो, फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, 16 16 32 4 40, 16 16 32 4 36, सॉरी 36 यानी 6 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा Q2, Q2 इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू के, Q1 को भी तो कॉमन ले ही सकता हूँ, यस के और Q1 को भी कॉमन ले लो, तो 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, एंड Q1 के जगह पर ले लेंगे 10⁻⁻6 है क्या, 10⁻⁻6 नहीं होगा, 10⁻⁻10 होगा, ठीक है, यहाँ पर -10, ये मिस्टेक है पेपर में। ओके, इनटू 1 बाय आर फाइनल, अच्छा फाइनल वाला तो डिस्टेंस निकाला नहीं, रूट अंडर टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, 4 + 4 8 + 1 9, यानी ये हो गया 3, तो 1/3 माइनस 1/6। अब ये हो गया 2 9 जा 18, 18 इंटू 10⁻⁻16 + 9 -7, 1/3 माइनस 1/6 यानी 1/6 ही बचेगा, 6 3 जा 18, यानी ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7, वर्क डन इज 3 इंटू 10⁻⁻7, ये वाला, ठीक। चलो ये एक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, वह W इक्वल्स टू Q del V। नाउ इन द गिवन सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, अब ये जो सेल करंट भेजेगा उसमें ये दोनों ही पैरेलल आएगा, तो 4 4 का पैरेलल हो गया 2 ओम, वो 2 इस 1 के साथ में सीरीज है, ये 2 1 के साथ में, ये 1 के साथ में ये सीरीज है, तो R इक्विवेलेंट हो गए 2 + 1 यानी 3 ओम, तो करंट हो जाएगा E बाय आर, E बाय आर इक्विवेलेंट, E हो गया 3/3 यानी हो गया 1 एम्पियर। अब वो पूछ रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला है E माइनस आई आर, E हो गया 3 माइनस आई की जगह है 1, R के भी जगह है 1, यानी आंसर हो गया 2, सिंपल, डन। ओके,
द वैल्यू ऑफ करंट I1 है मिडिल में, फ्लोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक। ओके, बैटरी है, बैटरी से करंट आया, ये इधर गया। अच्छा, बैटरी से करंट आया, मिडिल वाले पाथ को कोई मतलब है नहीं, ये करंट ऐसे जाते रह गया। थोड़ा सा स्मार्ट बन, तो ये जो मिडिल वाला पाथ है ए से सी में, जो मिडिल से वाला पाथ है ए से सी, मतलब I1 वाला पाथ, I1 वाला पाथ, तो I1 वाला पाथ में कितने रेसिस्टेंस, दो ही तो हैं, फोर और यहाँ पर से जा रहा है I1, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है, ए का पोटेंशियल यहाँ इसके बराबर और सी का पोटेंशियल इसके बराबर, यानी 8। तो I1 के जगह पर सिंपली हो जाएगा 8 बाय आर इक्विवेलेंट, कितना हो गया 8, यानी 1 एम्पियर। क्यों कुछ करना है, सॉल्व ही नहीं करूंगा। बाकी बाकी ब्रांच से बिना निकाले भी इसका आंसर आ रहा है ना। सिर्फ ये 8 यहाँ का और उस साइड का ये 0, तो 8 और 0 का डिफरेंस हो गया 8, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया 8, सीधा अप्लाई किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस a है, जिसका रेडियस है a। देन अब है रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट a/2, इसका रेडियस है a, मतलब a/2 यहाँ लाई करेगा, एंड 2a, a/2 एंड 2a, यानी यहाँ इन दोनों जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला पॉइंट जो है वो इनसाइड है और एक पॉइंट है आउटसाइड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में जब ऐसे वायर में करंट जाए तो उसका फॉर्मूला इनसाइड वाले में, बी एट इनसाइड पॉइंट, क्या था, म्यू नॉट आई बाय, एक्चुअली बोलूं तो मुझे याद तो नहीं आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r² इंटू आर, और बी आउटसाइड का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। ठीक है, तो बस मैं ट्राई करता हूं। तो इनसाइड में ये r के जगह पे रखना है a/2, है ना। तो म्यू नॉट आई इंटू a/2 डिवाइड बाय 2 पाई, रेडियस के जगह पर तो a² है, और ये हो गया म्यू नॉट आई बाय, ये आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड का डिस्टेंस है कितना, 2a, तो 2 पाई इंटू 2a। ऊपर वाले में देखो एक a एक a कट ही गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2a। नीचे में भी वही बचा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2a, तो रेशियो लेंगे तो कट जाएगा पूरा, सो आंसर शुड बी 1:1। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन a uniform magnetic field. If it has an acceleration of this, then value of alpha. एक्सेलरेशन दिया हुआ है अल्फा आई कैप माइनस 4 j कैप, और वेलोसिटी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 2 i कैप प्लस 3 j कैप। अब ये बात तो पक्का है कि फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सो एक्सेलरेशन आल्सो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हेंस दोनों का अगर मैं डॉट कर दूं तो आंसर बनना चाहिए 0, समझ आया। तो दोनों का डॉट करो, तो डॉट करेंगे तो यहाँ अल्फा है यहाँ 2 है, तो ये बनेगा 2 अल्फा, और यहाँ -4 है यहाँ -3 है, बनेगा -12 0, सो अल्फा बन गया 6, अल्फा हो गया 6। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं अलाइन देमसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है। अट्रैक्ट स्ट्रांगली, स्ट्रांग वर्ड नहीं है, इसीलिए ये गलत है। हैज ससेप्टिबिलिटी लिटिल मोर देन 0, बिल्कुल सही है। मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग टू मैग्नेटिक
वीक ये नहीं, ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है, ये भी गलत हो गया, तो ए एंड सी। ठीक है, 19 पे आता है। अ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला व्हेन द फील्ड इज चेंज्ड टू 3000 टेस्ला इन 2 सेकंड, ईएमएफ ऑफ 22 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड। डायमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स। ईएमएफ होता है माइनस डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, ईएमएफ के जगह पर है 22, मैग्नीट्यूड लगा देता हूं। ओके, फाई होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज किया जा रहा है, तो बी ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यानी डेल बी इंटू ए, थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है, सो बाई डेल टी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अगर है तो एन भी आ जाएगा, इंटू एन भी आ जाएगा, एन। अब फिर से यहां पर है 22 इक्वल्स टू एन इंटू डेल वी का वैल्यू कितना है, 5000 से 3000 आ गया, यानी हो गया ये 2000। एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह पर रख दो 22/7, आर के जगह पर हो जाएगा d/2, मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 4 सोच ले, डायमीटर है 0.02 का स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेकेंड। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन आ ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे 22 काट देना है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर। 7 है, यहाँ 4 कटेगा ही, 2 भी कटेगा ही, 7 वाला ही आंसर आएगा, या तो ये बी या डी में से कोई एक आंसर आएगा। सॉल्व करिए, खुद से हो जाएगा। फॉर द गिवन फिगर शोज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये प्योर रेसिस्टिव है, ये हो गया प्योर, ये जो सर्किट है ये है प्योर रेसिस्टिव। ठीक है, और इसमें आर एल सी सब का सब है, लेकिन आर वैल्यू दोनों का बराबर है। RMS current in circuit figure 2 can never be larger than in current can never be larger than that in 1। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि 2 में 2 में जब ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट बनेगा, 2 वाला जब ये प्योर रेसिस्टिव बनेगा, उस वक्त इसका इम्पीडेंस वैल्यू 40 होगा, जो इसके बराबर होगा, और तब इसका करंट इसके बराबर होगा। तो इम्पीडेंस वैल्यू का मिनिमम जो है वो 40 ही हो सकता है, तो उसी वक्त इसका इन दोनों का करंट बराबर है, तो इसका इम्पीडेंस कभी 40 से कम होगा ही नहीं, इसलिए करंट कभी भी सर्किट 2 में सर्किट 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एट रेजोनेंस करंट इन फिगर 2 इज लेस, नहीं लेस तो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, लेस नहीं हो। द आरएमएस करंट इन फिगर 1 इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज नहीं है, सिर्फ रेजोनेंस पर। आरएमएस करंट इन फिगर 2 कैन बी लार्जर, लार्जर भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है, ये है मैच करने के लिए किसने कौन सा लॉ दिया था, तो ई डॉट डी ए दिया था गॉस ने इलेक्ट्रिसिटी में, बी डॉट डी ए दिया था गॉस ने मैग्नेटिज्म में, ई डॉट डी एल डी फाई बाई डी टी फेराडे का है, ये बी डॉट डी एल ये एम्पियर का मैक्सवेल के साथ है। ठीक है, मैच कर लो कौन सा वाला मैच करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। वो कह रहा है कि अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इन एयर एंटर्स अनदर मीडियम। तो अगर मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, यहां से एक लाइट आया जिसका वेवलेंथ लैम्डा 1 है एंड फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, और ये दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है, जिसमें वेवलेंथ लैम्डा 2 है, फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। ये जो एंगल था, ये एंगल है 45 और ये एंगल है 30। तो पूछ रहा है लैम्डा 2 एंड न्यू 2। अच्छा, फ्रीक्वेंसी वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा मालूम रखो, ना रिफ्लेक्शन में ना ही रिफ्रैक्शन में। तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, तो ऑप्शन तो यही दो में से कोई एक हो सकता है। डन। वेवलेंथ हो या स्पीड हो, ये दोनों चेंज करते हैं, डन है। तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अब देखते हैं। स्नेल्स लॉ कहता है म्यू वन साइन आई
इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, करेक्ट हो सब। तो म्यू वन इंटू साइन 45 यानी हो गया म्यू वन बाई रूट टू, म्यू टू इंटू साइन आर यानी साइन 30 हो गया 1/2। सो म्यू वन बाई म्यू टू ये हो गया रूट टू बाई टू यानी ये 1/√2 हो गया। अब म्यू होता है सी बाई वी, म्यू क्या होता है सी बाई वी, तो म्यू वन की जगह पर लिखेंगे सी बाई वी वन, ये हो जाएगा सी बाई वी टू, ये हो गया 1/√2, सी सी हटा दे यानी ये वी टू बाई वी वन हो जाएगा 1/√2। अब जो v का रेशियो है वही लैम्डा का भी रेशियो है, सो लैम्डा टू बाई लैम्डा वन भी 1/√2। तो ये सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है, ठीक है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विथ ट्यूब लेंथ 60, ट्यूब लेंथ 60, ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस। तो जब ये ऐसे बात कर रहा है कि कौन से वाले आई पोजीशन का है, तो हम लोग नॉर्मल क्या मानेंगे, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी रिलैक्स्ड आई पोजीशन है। तो एफ ओ प्लस एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है 60 और मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है, मतलब एफ ओ बाई एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है 5। मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ ओ का वैल्यू है 5 टाइम्स एफ ई। ये वैल्यू को ऊपर में रिप्लेस कर दो, एफ ओ की जगह पर 5 FE, तो 5 FE प्लस FE यानी 6 FE हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। सो FE कितना हो जाएगा 10, FE हो जाएगा 10, यही पूछ भी रहा है। चलो 24 पे अगर चलें, width of one of the two slit in Young's double slit experiment is 4 times that of other। मतलब अगर I1 का बात करूं तो I1 मैं अगर सोच रहा हूं कि ये I है, तो I2 को मैं बोल सकता हूँ 4I है। मतलब एक का जो है वेट वो दूसरे से 4 गुना है। इसको तुम उल्टा भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आई मैक्स जो होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मीन जो होता है वो होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आप लोग सबको बहुत अच्छे से याद होगा ये सब। आई मैक्स होने के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है 0, ये सब पूछा जा सकता है। आई मीन होने के लिए फेज डिफरेंस होता है 180, है ना। और जब फेज डिफरेंस 90 होता है, बताओ 90 होने पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना लिखोगे, तो I1 प्लस I2, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos 5 होता है, cos 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा जब फेज डिफरेंस 90 होगा। क्लियर है। तो अब I max और I mean का मुझे अगर रेशियो चाहिए, तो I max बाय I mean आप लोगों से आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला ही तो बिठाना है। √I1 की जगह √I रख दो, √I2 की जगह पे √4I रख दो, फिर √I1 की जगह √I रख दो, √I2 की जगह √4I रख दो, ये 9:1 बन जाएगा। डन। यस। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। A microwave of wavelength है 2 centimeter falls normally on a slit of width 4, angular spread of the central maxima। Now this particular question is actually the important question। क्यों, मैं समझाता हूँ। अभी जो 2-3 दिन 4 दिन पहले जो एक एग्जाम हुआ है ना जेई का, उसमें इस पैटर्न के क्वेश्चन को देखा है, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड भी किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ का वैल्यू को चेक करो, लैम्डा है 2 सेंटीमीटर और स्लिट विड्थ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लैम्डा और ए, ऐसा नहीं है कि लैम्डा इज मच लेसर देन ए, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर सब के सब, यहाँ पर प्लीज फोकस दे, तो यहाँ पर ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम लोग डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो जब हम लोग एंगुलर विड्थ का बात करते हैं, खास करके एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो यहाँ होता है डार्क, यहाँ होता है डार्क, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकाल देते हैं, ये वाला एंगल थीटा। तो वो थीटा को अगर हम लोग निकालें, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाता है लैम्डा डी बाई ए। तो ये हो गया y, और इस जगह d1 के जगह पर डेल्टा x जो हो जाता है वो हो जाता है लैम्डा, ठीक है। अब आप लोग समझो, तो ये हम लोग जानते हैं कि डेल x इक्वल्स टू a साइन थीटा। डन है। अब d1 पॉइंट के लिए मतलब a साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, सो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई a। अब जब थीटा छोटा होता था,
तो थीटा छोटा होने के लिए लैम्डा शुड बी मच स्मॉलर, which is not in this case. Anyway, listen it first. When theta is very small, then sin theta is almost theta, so theta का वैल्यू lambda by a बन गया। तो ऐसे केस में ये जो बना, ये हो गया थीटा लैम्डा बाय ए, इधर भी थीटा लैम्डा बाय ए, सो टोटल एंगुलर विड्थ बन जाता था 2 लैम्डा बाय ए। बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? क्योंकि लैम्डा का वैल्यू देखो 2 है, ए का वैल्यू देखो 4 है। ये अगर हम 2/4 करते हैं तो 2/4 करने पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 बनेगा, 1/2। तो थीटा बन जाएगा 30 डिग्री। अब एक तरफ 30 डिग्री बना तो दूसरे तरफ भी कितना बन जाएगा बोलो, 30 डिग्री। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो विड्थ बनेगा वो बन गया 60 डिग्री। तो इट इज द एक्सेलेंट क्वेश्चन, इट इज द एक्सेलेंट क्वेश्चन। इसको पॉज करके दोबारा से सुनना। अगर थीटा छोटा रहे तो सीधा एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए। लेकिन यहां पर थीटा छोटा नहीं है, इसलिए साइन थीटा कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉल्ड एज द थीटा। तो पहले साइन थीटा को लैम्डा बाय ए करके थीटा निकाल दो, फिर 2 थीटा करना है, 2 टाइम्स थीटा करना है, तो 2 टाइम्स थीटा करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। ओके, चलिए 26 पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फोटो करंट इंक्रीजेज विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक ही बोल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, एंड पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंसिडेंट लाइट, पता नहीं ये क्या बोल रहा है। करंट इन फोटो सेल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ेगा सिर्फ। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, नहीं ये भी नहीं है, ये पहला ही ऑप्शन ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, 27 देखो, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स देन डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा जो होता है h बाय रूट अंडर 2m k होता है। k को तुमने 16 टाइम्स कर दिया, तो 16 टाइम्स करने पर रूट के बाहर आएगा, तो जो लैम्डा डैश आएगा वो सोचो h बाय रूट अंडर 2m 16 के हुआ, यानी 1/4 टाइम्स ये h बाय रूट 2m के हो गया। मतलब ये पहले के लैम्डा का 1/4 हो गया, लैम्डा बाय 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1/4। तो 1/4 मतलब होता है 0.25। तो लैम्डा डैश जो हुआ है वो 0.25 मतलब 25% ऑफ लैम्डा। तो 25% बचा है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 75%। ठीक है, चलिए 28 पर बात करते हैं। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है ILB साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है लेंथ के, लेंथ की जगह लेंथ इफेक्टिव लेते हैं, इसीलिए यहां से लेकर के यहां तक के लेंथ को, ये R है, ये R है, और ये मिडिल वाला 2R हो जाएगा, तो 4R। तो I इंटू 4R इंटू बी, ठीक है, I इंटू 4R इंटू बी, एक ही है ही, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो ना, ये कुछ ऐसा करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो डायरेक्शन लगा लो, तो डायरेक्शन को IL क्रॉस बी करके ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 पे चलो। कह रहा VL एंड VC, VL एंड VC आर 300 वोल्ट ईच। अगर दोनों का रीडिंग सेम है तो मतलब ये कंडीशन रेजोनेंस का है। अब अगर ये कंडीशन रेजोनेंस का है, ऐसे में अप्लाइड वोल्टेज और ये R के अक्रॉस वाला वोल्टेज ये सेम हो जाता है। तो बताओ VR का रीडिंग सीधा सीधा 220 वोल्ट बोलेंगे ना, बात खत्म है। अब अगर हमसे एमीटर का रीडिंग पूछ रहा है, याद रखना एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, एसी सर्किट में ये आरएमएस वैल्यू को रीड करता है। तो एमीटर का रीडिंग अगर हम बात करें तो I इक्वल्स टू V बाई आर, क्योंकि ये रेजोनेंस है। ऐसे V बाई जेड होता है, लेकिन जेड की जगह अभी R लिखना पड़ेगा, रेजोनेंस में R लिखना पड़ता है। तो 220 बाई R के जगह पर है 100, सो इट इज 2.2। ठीक है, चलिए 30 पे चलते हैं। 30 में कह रहा है ये कि म्यूचुअल परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पार्टिकल मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड अगर इसको जाना है तो जितना इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उतना ही इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, QVB। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। नेट फोर्स 0,
नेट फोर्स 0, तो इसीलिए ये अपने पाथ पे मूव करता रहेगा। ये क्लास के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सबको याद होगा। E इक्वल्स टू VB, तो V इक्वल्स टू E बाय B। ओके, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी में से आ जाता है अगर आपने क्लास किया हुआ है तो। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऐसा है, एक्सेलरेशन ऐसा है, VA। तो बोथ विल बी सेम डायरेक्शन नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है? ओके, नेक्स्ट पे चलो। इन व्हिच केस देयर इज नो करंट इंड्यूस्ड। करंट अगर नहीं होना है तो तभी जब दोनों के बीच में ये बार मैग्नेट है और ये जो कॉइल है, कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होता है, इफ भी रिलेटिव, अगर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा तभी फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, तभी उसमें करंट भी नहीं होगा। व्हेन बोथ मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स आने पर रिलेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। व्हेन मैग्नेट ओनली मूव, अगर सिर्फ मैग्नेट होगा तब भी रिलेटिव वेलोसिटी होगा। व्हेन कॉइल एंड मैग्नेट बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी, यस ये हो जाएगा। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है? चलिए 33 पे आते हैं। वो एक्सेलरेशन ऑफ m2 पूछ रहा है, इस पर हमने फोर्स लगाया F। m1 का एक्सेलरेशन उसमें दिया हुआ है, as shown in the figure. Now m2 is pulled to right if the acceleration of m1 is a। m1 का एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, तो m1 पर इसका मतलब फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, तो kx को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? तो kx इक्वल्स टू m1 इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब m2 का FBD बना लो, m2 का इधर लग गया F, पीछे लगेगा इस पर kx स्प्रिंग फोर्स से, और इसका एक्सेलरेशन हो गया a2। तो F माइनस kx इक्वल टू m2 इंटू a2। सो a2 हो जाएगा F माइनस kx के जगह पर रख दो m1a बाय m2। F माइनस m1a बाय m2, यस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो एक ड्रॉप है, इसका रेडियस r है, अगर इसको 8 ड्रॉप्स में अगर डिवाइड कर दिया तो किसी एक सिंगल का कितना रेडियस होता है? तो स्मॉल r इक्वल्स टू r रेज टू पावर n, सॉरी r डिवाइड बाय n रेज टू पावर 1/3। तो मतलब ये हो गया r बाय 8 रेज टू पावर 1/3, यानी ये हो गया r बाय 2। ठीक है? द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तो इसका सरफेस एनर्जी कितना लिखेंगे? तो S यानी सरफेस टेंशन, उसको ये लोग T से लिख रहा है, चलो हम लोग भी T से लिख देते हैं। सरफेस टेंशन इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है? इधर का अगर मैं सरफेस एनर्जी लिखूं तो U इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r, तो 4 पाई r स्क्वायर। हाँ, ऐसे 8 ड्रॉप्स है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया T इंटू 4 पाई, स्मॉल r की जगह r बाई 2 रख दो, r स्क्वायर बाई 4 इंटू 8, 4 2 जा 8, तो ये हो गया T इंटू 8 पाई r स्क्वायर। तो डिफरेंस ले लो इसका और इसका, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो T इंटू 8 पाई r स्क्वायर, T इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर T बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर T इज 3 kT by 2। ओके, ओके, तो हाफ kT तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो व्हाट इज द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो हाफ kT, रोटेशनल में 2 ही होगा, तो इसलिए आंसर हो गया kT। kT। 36 पे आ जाओ। अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 5000 केल्विन emits radiation with maximum intensity at wavelength of 580। At what temperature will the same body emit radiation with maximum intensity 290? यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ था 580, यहाँ 290, यानी वेवलेंथ को आधा कर रहा है। हमें पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा हाफ होगा तो टेम्परेचर डबल होगा, तो टेम्परेचर को डबल करो, 5000 का डबल 10,000 केल्विन। ठीक है? 37, 37 में वर्क डन का कौन सा वाला प्रोसेस है रे? एडियाबेटिक। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। P1 V1 के जगह पर लिख दो NR T1, NR T1, वहां पर NR T2,
बाई गामा माइनस वन, एन की जगह 1 रख दो। सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ रहा है, नथिंग एल्स। Okay, a satellite is revolving around the Earth in a circular orbit. If the radius of the orbit is increased to 4 times period of revolution, so t square directly proportional to r cube. We all know that. ठीक है, तो उसने बोला है रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया। एक्चुअली ऐसे करके लिखो इसमें, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर 3/2। अगर रेडियस को 4 टाइम करेंगे तो t डैश जो होगा 4r रेज़्ड टू पावर 3/2, यानी ये 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर पे पावर 3/2 टाइम्स, ये 2 खत्म, यानी 2 क्यूब यानी 8 टाइम्स, तो टाइम पीरियड 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सो सबसे कम वेवलेंथ किसका है इन चारों में, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, यानी गामा, लैम्डा 1 इज स्मॉलेस्ट। से कम एनर्जी है एक्स का, तो लैम्डा 2। उससे कम एनर्जी है इंफ्रा का, लैम्डा 3। उससे कम एनर्जी है माइक्रो का, लैम्डा 4। जिसका सबसे कम वेवलेंथ एनर्जी, उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ। ऐसा ऑप्शन को बनाओ। शायद सी, सी दिख रहा है वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। इन द फिगर इफ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 इज, V1 का 40, द रीडिंग ऑफ V2, V2 पूछ रहा है। यहाँ देखो अप्लाइड में हमेशा याद रखना कि वोल्ट मीटर आरएमएस को रीड करता है, आरएमएस। ये भी आरएमएस, ये सब गलती मत कर देना प्लीज। सो यहाँ का आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू है 50√2, तो आरएमएस हो जाएगा 50। नाउ ये जो है V1 है, ये V2 है, तो अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इक्वल टू V अप्लाइड। समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि L और C का ऐसे हम लोग लिखते थे ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू V। यहाँ वी एल माइनस वी सी के जगह पर डायरेक्टली V1 दिया हुआ है, ये है V1। ठीक है, सो V1 स्क्वायर, V1 का वैल्यू है 40, 40 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, रूट को उधर भेज दो तो V अप्लाइड का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, तो V2 आ जाएगा 30, 30। इन अ हाइपोथेटिकल फिजन रिएक्शन R, R इज, इसमें पहले इस नंबर को बैलेंस करो। राइट साइड में 56, 36, 92, ये भी 92 बैलेंस्ड है। इसको मास नंबर को बैलेंस करो, 236 है, और यहाँ 141, 92, और ये 233 बन रहा है। मतलब ये देखो, अगर एटॉमिक नंबर बैलेंस्ड है मतलब प्रोटॉन्स बैलेंस्ड है, प्रोटॉन में चेंजिंग नहीं है। मास नंबर बैलेंस नहीं मतलब प्रोटॉन सेम है, मतलब न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो ये 3 न्यूट्रॉन ही है। यस, आर मतलब न्यूट्रॉन हो जाएगा तब। चलिए नेक्स्ट पे, हमने यहाँ 220 वोल्ट आरएमएस सप्लाई किया, मतलब पीक वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर अप्लाई, पीक पीक हो जाएगा 220√2। 220√2 मतलब होता है 311 वोल्ट। तो ये जब इसमें स्टोर होगा तो मैक्सिमम ही स्टोर कर लेता है ये, तो 311 वोल्ट ही स्टोर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। ये बन गया ए बी, तो ये हो गया ए बी, ये बी से ये बी बार, यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी बार, ए बी प्लस बी बार। इसका तो क्या ही कर सकता हूँ, मैच करना पड़ेगा। ए जीरो बी जीरो, तो ए बी भी 0 प्लस बी बार हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 1, ये तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं, 0 0 का 1 आना चाहिए, 0 0 का 1 एक में ही है, ये आंसर होगा। मैं सही तो हूँ ना, मैं सही तो हूँ शायद, चेक करना बे, मुझे तो ये लग रहा है। 44 पर चलो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब Z equals to 4 jumps from fourth energy to second energy state. Okay, the energy released in the process will be हाइड्रोजन लाइक एटम। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का आप लोग याद कर लो ना प्लीज। हाइड्रोजन का ये जो है ये है 1, 1 में जो एनर्जी होता है वो होता है -13.6,
ये है 2, ये एनर्जी है -3.4, ये एनर्जी है 3 -1.51, ये एनर्जी है 4 -0.85, ये एनर्जी है इनफाइनाइट 0। ये डिफरेंस जो है, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। ये जो डिफरेंस है ये है 10.2, ये जो डिफरेंस है ये है 12.09। सबके सब इसको छाप करके मेमोराइज कर लेना। 12.75। ये जो डिफरेंस है ये है 1.89। ये जो डिफरेंस है ये है 0.66। और इनफाइनाइट के साथ जो डिफरेंस है, जैसे 0 और ये 13.6, 0 और ये 3.4, 0 और ये 1.51, 0 और ये 0.85। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब ये हाइड्रोजन का याद हो गया। तो हाइड्रोजन का याद अगर हो तो किसी का भी अगर निकालना हो तो बस उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। एटॉमिक नंबर देखो, उसका स्क्वायर करो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर अ, कितना एटॉमिक नंबर बोल रहा है? 4। अब हाइड्रोजन का मुझे याद है, उसने बोला है फोर्थ टू सेकंड। फोर्थ का एनर्जी है 0.85, सेकंड का 3.4। पहले मैं उसका डिफरेंस ले लूंगा। 3.4 जीरो कर देते हैं, 0.85, तो ये हो गया 5। यहाँ हो गया 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 2, 2.55। ठीक है। अब ये 2 और 4 का डिफरेंस आ गया। क्लियर है? अब मुझे अगर उसने बोला ना जेड इक्वल्स टू 4, तो मैं जेड स्क्वायर से बस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 16 इंटू 2.55, तो 16 टू जा 32 से तो ज्यादा ही होगा। 32 से ज्यादा एक ही दिख रहा, 40.8। ठीक है, पक्का वही आएगा। तो आप लोगों को ये एटॉमिक फिजिक्स पे कमांड करने के लिए ये डायग्राम याद होने चाहिए। Now a biconvex lens 1.5 has radius of curvature of magnitude 20। तो अगर कभी भी कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसमें अगर ये बाइकॉन्वेक्स है मतलब इक्वी कॉन्वेक्स, तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही इसका फोकल लेंथ भी बन जाएगा। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस 1.5 के लिए इसका फोकल लेंथ भी 20 हो गया। Which of the following option best describes the image formed to an object of height 2 cm placed 30 cm from the lens? अब 30 सेंटीमीटर पर यानी इसका फोकल लेंथ है यहाँ पर, ये है 20 और ये है सेंटर। ऑब्जेक्ट है 30 पर, 30 मतलब यहाँ पर, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये ऑब्जेक्ट इतना दूर पे रखा हुआ है, कितना दूर पर भाई? 30। तो 30 का मतलब होता है, ये देखो फोकल लेंथ है इसका 20। मैं कुछ को जो ट्रिक्स बता रखा है पहले भी बताया हूँ, ये वाला ट्रिक। तो ये 20 को देखो, ये 30 को देखो, 20 और 30 का रिलेशन को समझो। 30 इज 20 टाइम्स 3/2। तो ये जो है ना, ये 3f/2 वाला पोजीशन है, ये 3f/2 वाला पोजीशन है। अब 3f/2 वाला पोजीशन मतलब तीन पोजीशन को मैंने बताया था, u इक्वल्स टू 3f/2। इसमें मैग्निफिकेशन आता है -2 और v के जगह पर आता है -3f। दूसरा बताया था u इक्वल्स टू -4f/3। इसमें मैग्निफिकेशन आता है -3 और v आता है -4f। प्लीज ये सबको थोड़ा सा बस याद कर ले भाई, है ना? हर पोजीशन के लिए याद रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो 3f/2 पर मैग्निफिकेशन आ गया -2। -2 कहने का मतलब इमेज इसका उल्टा बनेगा और डबल साइज का बनेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर का था ना, तो ये 4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो 4 सेंटीमीटर का इन्वर्टेड रियल ये हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। होप सो आप सभी को समझ में आ गया। अगर कुछ भी दिक्कत रहता है तो डायरेक्टली आकर के पूछ ही सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से।